आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, यानी कि केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें मिली जमानत के आदेश पर रोक को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड का पूरा ध्यान नहीं दिया और ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया और दस्तावेजों और प्रावधानों पर गौर भी नहीं किया। लिहाजा केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी और अब 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक बार फिर टल गया। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जमानत पर जारी स्टे को हटाने से इनकार कर दिया। There are several observations made. One regarding section 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. दरअसल ईडी की ओर से एएसजी ने हाईकोर्ट में कहा था कि निचली अदालत ने भारी भरकम दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत का फैसला सुना दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत के फैसले में उन दस्तावेजों का ख्याल नहीं रखा गया। माननीय हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचली अदालत ने दी थी, माननीय हाईकोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल गुनाह खा रहा है और न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको सब मान्य होगा। इसलिए मुख्यमंत्री सीधा ही रूल है, उसको सजा हो गई, चाहे वो जमानत लेते रहे, लेकिन जब तक तथ्य नहीं देंगे कि जमानत क्यों होनी चाहिए और उनके विरोध में सारे तथ्य हैं, वो जेल में जाएंगे। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर लगे स्टे का विरोध करते हुए केजरीवाल ने अदालत में तमाम तर्क दिए थे। केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल 20 पन्नों के लिखित बयान में कहा गया था कि पर्याप्त मौका नहीं दिए जाने का ईडी का तर्क बेतुका और अनुचित है। केजरीवाल ने कहा था कि चूंकि सत्ताधारी दल का विरोध करने के कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। केवल ईडी की धारणा और कल्पना के आधार पर जमानत का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया था कि चूंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जमानत की शर्तों के उल्लंघन का कोई अवसर पैदा नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल की इन दलीलों पर ईडी के तर्क भारी पड़े और हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी स्टे हटाने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट में जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर कर रखी है, उस पर 26 जून को सुनवाई होनी है। उधर आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि पूरी जाँच के दौरान न तो जाँच एजेंसी 1 रुपए की बरामदगी कर पाई है और न ही पैसे का पता लगा सकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गवाहों को जमानत का लालच देकर बयान दिलवाया गया और उन्हीं बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आप अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और ये पाया कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले से लिंक करता हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने तो यकीन नहीं किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है, जहां जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी में केजरीवाल को इंसाफ का इंतजार है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज संसद सत्र के दूसरे दिन पंजाब के सांसदों ने भी शपथ ले ली है और खास बात यह रही है कि सांसदों में पंजाब के 13 सांसदों में से सिर्फ 12 सांसद ही शपथ ले पाए हैं। इसी बीच 18वीं लोकसभा में टकराव की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दूसरे दल हैं जो इस विवाद में कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। शुरुआत में सबसे पहले गुरदासपुर से जीते कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शपथ ली। इसके बाद अमृतसर से जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार संसद पहुंचे कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला ने शपथ ली। दिलचस्प बात यह है कि औजला ने शपथ के दौरान हाथ में लाल रंग वाली संविधान वाली किताब ले रखी थी और आखिर में जय जवान, जय किसान और जय संविधान का नारा भी लगाया। जय जवान, जय किसान,
जय संविधान। शपथ ग्रहण के क्रम में अगला नाम खडूर साहिब के निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह का था, लेकिन अमृतपाल की गैर मौजूदगी के चलते जालंधर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को शपथ के लिए बुलाया गया। श्री अमृतपाल सिंह, श्री चरणजीत सिंह चन्नी, इसके बाद डॉक्टर राजकुमार छब्बेवाल, श्री आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कंग, पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बडिंग, डॉक्टर अमर सिंह, फरीदकोट से निर्दलीय जीतने वाले सर्वजीत सिंह खालसा, शेर सिंह घुबाया, हरसिमरत कौर बादल, गुरमीत सिंह मीत हेयर और डॉक्टर धर्मवीर सिंह गांधी ने शपथ ली। संसद में एक सीट से बढ़कर 3 सीट तक पहुंचने की खुशी आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि आज जब पंजाब के सांसदों को शपथ ग्रहण होना था, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान संसद की सीढ़ियों के पास अपने सांसदों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। इस बीच नई संसद में नई सरकार और मजबूत विपक्ष के बीच टकराव की सियासत शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और आज देश भर में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 50 साल हो गए, 50 इयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है। सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार विपक्ष पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इमरजेंसी के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखा रही है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि ये गवर्नमेंट जो 50 साल का मुद्दा खत्म हो गया है। पहले इतनी बार प्रधानमंत्री जी 10 साल एक दिन भी इमरजेंसी के ऊपर ना असेंबली पार्लियामेंट में बोले और ना कभी असेंबली में जब वो चीफ मिनिस्टर बने उस टाइम बात की। ये लोगों का ध्यान हटाने वाली बात है। ये इन लोगों को पोलराइज, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। संविधान बनाम आपातकाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान से आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद मिले सुर मेरा तुम्हारा धुन की तर्ज पर अब बीजेपी को इमरजेंसी का मतलब समझा रहे हैं। क्या कुछ आगे कार्रवाई को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, डेफिनेटली आज ओथ टेकिंग सेरेमनी है और देश के संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए इस बार हम लोगों की ड्यूटी जो है हमारे कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों ने लगाई है। तो पहली बात तो हम संविधान को बचाने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान डालेंगे। दूसरा, देश के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, वो लोगों में लगातार गरीबी बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। तमाम इश्यूज़ हैं जिसको केंद्र सरकार का ध्यान करवाना, उस पर ध्यान डलवाना हमारी ड्यूटी रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत हमेशा गलत ही रहता है। अगर उस समय किसी ने गलत किया तो आज आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आज आप भी उस बिना पर गलत करेंगे। जी, उन्होंने गलत किया था, वो उस समय भी गलत था और जो आप आज कर रहे हैं वो आज भी गलत है। इमरजेंसी पिछले 10 साल में कितने बार लगी है? जिस दिन आपने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी उस दिन भी इमरजेंसी थी। आपने हेमंत सोरेन को अंदर किया उस दिन भी इमरजेंसी थी। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया उस दिन भी इमरजेंसी थी। एक बात तो तय है कि 18वीं लोकसभा का सत्र पिछले सत्र की तुलना में ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, जिसकी एक वानगी अभी से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 साल के बाद पक्ष और विपक्ष के खेमे का संतुलन लगभग बराबर है। आज तक ब्यूरो।
अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिरोमणि अकाली दल में चल रहे अंदरूनी कलह के बारे में। पंजाब में अकाली दल के गिरते स्तर को लेकर पार्टी दो खेमों में बंट गई है, जिसकी एक बानगी आज भी देखने को मिली। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है चंडीगढ़ में अकाली दल की मीटिंग की, जिसमें अध्यक्षता की है पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने। दूसरी तरफ जालंधर में अकाली दल के नेताओं ने मीटिंग की है, जिसमें सिकंदर सिंह मलूका, बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, चरणजीत सिंह बराड़, ज्ञानी हरप्रीत सिंह समेत कई अकाली नेता शामिल हैं। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर वो अकाली नेता हैं जो लोकसभा चुनावों में मिली हार के लिए सुखबीर बादल को जिम्मेदार मान रहे हैं और उनसे पार्टी प्रधान के पद से वोटिंग के हिसाब से फैसला लेने की बात कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों मीटिंग्स में अकाली दल के गिरते हुए ग्राफ के चुनावी नतीजों की समीक्षा को लेकर चर्चा हुई। वहीं बादल खेमे में नेता पार्टी में फूट की खबरों को अफवाह भी बता रहे हैं और सुखबीर बादल की अगुवाई में पार्टी को चलाने की बात कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि चंदूमाजरा की अगुवाई में 1 जुलाई को अकाली नेता की श्री अकाल तख्त साहिब में मत्था टेकेंगे और वहीं से शिरोमणि अकाली दल बचाओ लहर की शुरुआत भी करेंगे। अपील की कि वर्करां दी लोकां दी ये भावना कि जिहड़ा अज हालात श्रोमणी अकाली दल दे होए ने, इन्हां हालातां दे विच जिहड़ी त्याग दी भावना वो दिखाउणी चाहीदी आ ते किसी भी किसी धार्मिक ते राजनीति दी समेल व्यक्ति नूं अगवाई संभालनी चाहीदी है। उन्हां नूं असीं मंग कीती आ कि उन्हां त्याग दी भावना दिखाउणी चाहीदी आ। वैसे भी जो पार्टी की स्थिति पैदा हो जाए 17 तो लैके 22 ताई 24 ताई बिल्कुल ही थले आ डिगे अकाली दल की पार्टी की भी जमानत जब्त होगी तो हुण आप ही बंदे सोच लेना चाहिए, लोकां नूं तां होना ही नहीं चाहिए, आप ही सोचना चाहिए। चंडीगढ़ में अकाली नेताओं की मीटिंग के बाद अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत चीमा ने पार्टी के भीतर फूट की खबरों को लेकर आज तक संवाददाता कमलजीत से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। अकाली दल में क्या एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दलजीत चीमा जी हैं। सर ये बताइए, जालंधर में आपके सीनियर पार्टी लीडर्स एक साथ एक स्वर में बोलते हैं, प्रेसिडेंट सुखबीर बादल के बारे में सवालिया निशान उठाए जाते हैं। अब ये पार्टी क्या टूटने के कगार में है? पार्टी स्प्लिट हो रही है या पार्टी प्रेसिडेंट पर अब खतरा मंडरा? देखिए, आज यहाँ पार्टी के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई है और सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे इंचार्ज हैं पंजाब के, उनकी मीटिंग हुई और ऑलमोस्ट जो अटेंडेंस है उनकी वो बहुत ही अच्छी है। कोई थोड़े व्यक्ति जो कोई बाहर गया जहाँ कहीं विदेश में है, उनको छोड़ के के सारे हाजिर हुए। और एक रेजोल्यूशन भी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि पूरी पार्टी 100% प्रेसिडेंट साहब के साथ खड़ी है और जो पार्टी का स्टैंड था इलेक्शन के पहले कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पंजाब को, पंजाबी को और सिख इश्यूज को लेकर के एक रीजनल पार्टी के तौर के ऊपर चुनाव मैदान में जाएंगे, उसको आज भी सारी पार्टी ने सपोर्ट किया। सर आप तो बोल रहे हैं 100%। पार्टी तो आपके सामने बैठी है, कोई 2-4 आदमी उधर जलंधर में अगर बैठ के कोई वकरा अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनकी व्यक्ति। पर सर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रोफेसर चंदूमाजरा हैं, बीबी जागीर कौर हैं, मलूका साहब हैं, ये सारे पार्टी में सीनियर नेता हैं जो कि बागी स्वर बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पार्टी का जो परफॉर्मेंस है 2017 से लेके जो डाउनफॉल हुआ है 2024 में, उसके लिए भी प्रेसिडेंट। नहीं, देखिए यही तो आज डिस्कशन हो रही है। पहली तो बात है कि जब विद इन पार्टी एक प्रोसेस चल रही है कि पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स अपनी फीडबैक दे रहे हैं, फिर जो पार्टी के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं वो दे रहे हैं और कल को जो पार्टी की सबसे पावरफुल कमेटी है, वर्किंग कमेटी, उसकी मीटिंग है। तो एक और तो मीटिंग्स ऑफिशियल चल रही हैं, तो आप ऑफिशियल मीटिंग से ग्राउंड से जो लीडर्स हैं उनकी राय लेने बगैर आप अपना अलग कोई ओपिनियन देते हैं तो वो आपका प्री डिटरमाइंड एक व्यू हो सकता है। अदरवाइज जब डिस्कशन तो भी चल रही है, यहाँ तो रेजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं कि जो पार्टी का स्टैंड था सही था। ठीक है, कुछ नुकसान हुआ वो आगे हम स्पष्ट करेंगे कि किन बातों के ऊपर नुकसान हुआ, किसको कैसे आगे बेटर करना है। लेकिन ऑफिशियल मीटिंग से पहले ही अगर आप अलग अपना राग अलापना शुरू कर देंगे तो वो पार्टी के हित में नहीं है। पहले तो सबको इधर आना चाहिए, वो भी सुन, पार्टी को बुलाया, जो पूरा पंजाब इधर, पूरा पंजाब आके इधर बैठा है
ठीक है ना, तो उनको भी आना चाहिए, आके अपनी बात में बुलाया गया। अगर उनका अब बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, कोई इसमें ना बुलाने वाली किसी के उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, कुछ होगा? नहीं, अभी तो हमें मालूम ही नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। हम तो सुबह से लेके अभी तक दरवाजे से बाहर नहीं गए, लगातार 11 बजे। एक चीज जो सामने आ रही है कि आपने भी पहले कहा कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर इतने लोग हमारे खिलाफ हैं तो हम पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, अभी भी वही बरकरार है? नहीं, आज जब मीटिंग शुरू हुई तो अध्यक्ष जी ने पहले ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को भी और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस को भी बोला कि अब पार्टी बताए कि अगर पार्टी नहीं चाहती कि मैं प्रेसिडेंट रहूं तो मैं 1 मिनट भी रहने को तैयार नहीं। लेकिन सबने एक बात में कहा कि आप क्यों ये ऐसी बात करते हैं, आप आगे से ऐसी बात मत करो। किसी ने आपसे इस्तीफा मांगा, पर अब तो मांग रहे हैं। नहीं, एक आदमी के मांगने की क्या बात है ना, यहाँ पूरा पंजाब बैठा है, पूरी स्टेट बैठी है, पार्टी बहुत बड़ी है, 500 से ज्यादा जो है स्टेट डेलीगेट है, 100 से ज्यादा जो है पार्टी के वर्किंग, वो तो एक नहीं, काफी सारे नहीं है, मैंने तो फोटो भी देखी, ज्यादा नहीं है। मैं पार्टी को 30 साल से लुक आफ्टर कर रहा हूँ, एक चेहरा जो वहाँ बैठा है मुझे अच्छी तरह पहचान है, हमारे साथी हैं सारे, इसलिए इतनी जो है ये माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ लोगों का हो सकता है, मेरा ख्याल हो सकता है वो भी समझ आए आज की मीटिंग के बाद, कल की वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद वो भी समझ जाए कि नहीं हमारा व्यू। मनी अकाली दल में इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं, एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्या होगा इस पार्टी में ये अब अगले कुछ दिनों में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। पंजाब में धान की खेती का सीजन शुरू हो चुका है और अब किसान धीरे धीरे धान की बुआई के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। इस बार धान की खेती को लेकर अच्छी खबर आ रही है। धान की पूसा 44 प्रजाति पर सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद किसान सरकार के इस फैसले पर भी अमल कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा PR प्रजाति के बीजों की बुआई कर रहे हैं। पंजाब में गिरते जल स्तर और पराली की समस्या से निजात पाने के लिए मान सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है और यही वजह है कि पूसा 44 धान की खेती करने वाले किसान अब धान की दूसरी प्रजातियों की खेती करना शुरू कर चुके हैं। ये संगरूर के अमरीश सिंह और नाजर सिंह हैं, जो पेशे से किसान हैं और अब तक अपने खेतों में धान की पूसा 44 प्रजाति की बुआई करते थे, पर इस बार ये लोग अपने खेतों में पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम खेत में पूसा 44 लगा रहे हैं और अधिक से अधिक PR किस्म की प्रजाति वाले धान की बुआई करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं जी 40 किले की खेती कर रहा ते पिछली बार तो पूसा 44 लाई सी सारी, इस बार पूसा 44 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਨੀਰੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੂਸ਼ਾ ਦਾ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤਾਂ ਪੂਸ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਿਵੇਂ 126 ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਂਸਪਤੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ 26 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਸਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਨ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਪੂਸਾ ਤੇ ਘਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 131 ਬਾਂਸਪਤੀ ਤੇ 26 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਹੈ, 26 ਦਾ ਗਾਂ 10-15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, 15-20 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ 26 ਦਾ ਝਾੜ, ਪੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਸਾ 3-4 ਸਪਰੇਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। आपको बता दें कि पूसा 44 प्रजाति की पैदावार अच्छी होती है और उसे बेचने पर किसान को अच्छे पैसे भी मिलते हैं, पर समस्या ये थी कि इस धान की प्रजाति को तैयार करने में 125 से लेकर 130 दिन लगते थे, जिसके चलते पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा होता था।
पर अब जब मान सरकार ने पूसा 44 पर बैन लगा दिया है तो किसान भी पूसा 44 से होने वाले नुकसान को समझकर धीरे धीरे अपना मन बदल रहे हैं। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੂਸ਼ਾ 44 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ PR 131 126 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪਰਮਲ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਵੀ 25-30% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। पारंपरिक खेती के तरीकों में हो रहे इस बदलाव से प्रवासी मजदूर भी बेहद खुश हैं, क्योंकि पहले जहां 20 दिन में उनका काम खत्म हो जाता था, अब नई धान की प्रजाति खेती से उनका काम 1.5 महीने तक चलेगा। मैं 15 साल से जीरी लगा रहा हूं, तो इस बार मौसम अच्छा दिख रहा है और इससे पहले के 2-4 दिन पहले बहुत धूप था और काम कम हो रहा था। इस बार जिम्मेदार नए फसल लगाते हैं सर। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में धान की सबसे ज्यादा खेती होती है। अकेले पंजाब की बात करें तो मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान लगाया जाता है और संगरूर में लगभग 2,38,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। अब देखना ये भी होगा कि मान सरकार की मुहिम किस हद तक पंजाब में कारगर साबित होती है और इससे किसानों को कितना फायदा होता है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही।